Good morning, students. Welcome back in my Siddhistan class. तो in today's class we will study about the वस्ती कल्पना. ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ चुके थे कि सम्यक वमन में क्या होता है, सम्यक विरेचन में क्या होता है. तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द वस्ती. एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय द वस्ती? वस्ती शब्द का मतलब क्या है? तो आप पता है मुझे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वस्तिना दीयते ती वस्ती, है ना. जो वस्ती के द्वारा दी जाए, ब्लैडर की सहायता से दी जाए, क्योंकि पहले के टाइम में जो लाइक गोट के ब्लैडर्स होते थे या इन सब की सहायता से बस्ती दी जाती थी, इसलिए इसको वस्ती कहते हैं. या आप मुझे बोल सकते हैं कि जो बस्ती माघ में दी जाए उसे आप वस्ती बोलेंगे, है ना. तो मैं आपसे क्या पूछूंगा कि आपने सुना है जानू बस्ती, हृदय बस्ती, कटी बस्ती. तो वाई यू आर यूजिंग द टर्म वस्ती? बिकॉज उसमें तो आप वस्ती का प्रयोग नहीं कर रहे, उसमें तो आप ब्लैडर का प्रयोग नहीं कर रहे. तो उन सब केसेस में आप वस्ती शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? वाई यू आर यूजिंग अ टर्म जानू बस्ती, वाई यू आर यूजिंग अ टर्म कटी बस्ती. ठीक है, तो एक्चुअली तो व्हाट डू यू मीन बाई टर्म बस्ती? तो जब हम बस्ती शब्द का एक्चुअली मीनिंग देखते हैं तो आपको पता है ब्लैडर को बस्ती कहा जाता है. तो वाई इट इज नोन एज वस्ती? बिकॉज वस्ते आवरणोति मूत्रम. तो वस्ती वो एक थैला, इट्स लाइक ए बैग विच कलेक्ट द मूत्र, दैट इज नोन एज वस्ती. तो वस्ती शब्द का एक्चुअल मीनिंग है टू होल्ड और टू होल्ड इन पोजिशन, टू सिटू इन पोजिशन. किसी भी द्रव्य को, इट मे बी द ऑयल, इट मे बी द घी, इट मे बी द डिकॉक्शंस, तो किसी भी द्रव्य को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखना, दैट इज नोन एज वस्ती. when you hold any sneh या any tail on the kati pradesh, it is known as kati vasti. When you hold something in your hridaya above the cardiac region, it is known as kati hridaya vasti. When you hold some oil या ghee above the janu pradesh, it is known as janu vasti. got the meaning कि what is the meaning of term actual वस्ती? तो वस्ती शब्द का मतलब टू होल्ड इन पोजिशन, टू होल्ड इन सिटू, दैट इज वस्ती. ठीक है, तो आज के बाद कोई पूछे वस्ती क्या है, तो पहले आपको ये नहीं बताना है कि वस्ती जो वस्ती की सहायता से दी जाए उसे हम वस्ती कहते हैं, दैट इज नॉट वस्ती. वस्तिना दियते थी वस्ती इज नॉट वस्ती. ठीक है, वस्ती शब्द का मतलब टू होल्ड इन पोजिशन, टू होल्ड इन शिटू, दैट इज वस्ती. गॉट इट. तो वस्ती दो तरीके की होती है, एक अनुवासन वस्ती और एक आस्थापन वस्ती. जैसे हमने एग्जाम्पल लेके बोलता हूँ, नस्य हम सब जानते हैं कि प्रतिमर्श नस्य और एक मर्श नस्य. तो प्रतिमर्श नस्य और अनुवासन वस्ती. अनुवासन वस्ती मतलब जिसको आप अनुदिनम प्रतिदिनम प्रयोगम, जिसको आप प्रतिदिन रोज प्रयोग में कर सकते हैं, दैट इज अनुवासन वस्ती. तो बेसिकली जो श्लोक है दैट इज 21 श्लोक ऑफ द कल्पना सिद्धि अध्याय, फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिद्धिस्थान. इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको कि अनुवासन वस्ती का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए. तो जो प्रैक्टिकली जो श्लोक में लिखा है और प्रैक्टिकली मैं जब साउथ इंडिया में था, जब व्हेन आई वाज एज ए स्टूडेंट, तो हम क्या देखते थे, हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट आते थे तो वो उनको हम डॉक्टर जो है फिजिशियंस पेशेंट को अपना ब्रेकफास्ट साथ लाने के लिए बोलते हैं. तो जब उसको अनुवासन वस्ती दी जाती थी तो पहले पेशेंट को बोलते थे आप ब्रेकफास्ट करो. जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करता था विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स के अंदर हम उसको अनुवासन वस्ती दे देते थे. तो पेशेंट अपनी इडली लेकर आता था, इडली उसने खाई और इडली खाने के बाद उसको अपने अनुवासन वस्ती दे दी. तो जो अनुवासन वस्ती का प्रयोग है वो हमेशा खाने के बाद देना चाहिए. खाने का मतलब फुलनेस ऑफ द एब्डोमेन नहीं है, ब्रेकफास्ट के बाद. जो आस्थापन वस्ती निरू वस्ती का प्रयोग है तो उसमें जो टर्म है ना अति बुभुचिताय, दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, ना अति बुभुचिताय. तो ना अति बुभुचिताय मीन्स जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख ना लगी हो तब देना है. इट डजेंट मीन उसको भूख ना लगी हो या उसका खाना ना पचा हो. तो जब पेशेंट का पहली बार जो उससे पहले जो उसने खाना खाया था वो खाना पच चुका हो, हल्की हल्की भूख लगी हो, तब उसको आपको आस्थापन बस्ती का प्रयोग करना है. आपको आस्थापन बस्ती का प्रयोग कब नहीं करना है? जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो. अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है उस समय आप आस्थापन बस्ती का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? उस समय आप आस्थापन बस्ती का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? तो वो जो आस्थापन बस्ती निरू बस्ती है उसके अतियोग होने के चांसेस हो सकते हैं और हो सकता है वो वमन प्रोड्यूस कर दे इन केस जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो. पेट क्लियर है? दिस इज द वॉट उपमा दी गई है कि जैसे उसको वमन हो सकता है, बस्ती जो अधो मार्ग से दी थी वो ऊर्ध्व मार्ग से निकल सकती है, या जो बस्ती निरू बस्ती के जो काम है वो एक्सेस अतियोग देखने को मिल सकता है. कब? जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगी हो. तो इस श्लोक में से आपको सिर्फ दो चीज़ें समझनी है कि अनुवासन बस्ती का प्रयोग कब करना है और आस्थापन बस्ती का प्रयोग कब करना है. अनुवासन बस्ती का प्रयोग आपको तब करना था जब पेशेंट ने खाना खा लिया हो, खाना मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया हो.
और आस्थापन बस्ती का प्रयोग कब करना है? जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख ना लगी हो। इट डजेंट मीन उसको भूख ना लगी हो या खाना ना पचा हो, उसका पिछला खाना पच चुका हो, उसको हल्की हल्की भूख लगी हो, तब आपको आस्थापन बस्ती का प्रयोग करना है। अगर आप बहुत भूख लगने की अवस्था में आस्थापन बस्ती का प्रयोग करेंगे देन इट में प्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशंस बाई अति योगा और बाई प्रोड्यूसिंग द वमन। ठीक है। उसके बाद एक श्लोक हमें मिलता है, वो 22 श्लोक, कल्पना सिद्धि अध्याय फर्स्ट चैप्टर 22 श्लोक। उस श्लोक में बताया गया है कि जो अनुवासन अवस्थी का प्रयोग है उसका सीजन्स के हिसाब से क्या वेरिएशंस है। अगर आप विंटर सीजन्स में बात करें या समर सीजन में बात करें, तो अगर हम बात करते हैं विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में लाइक हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु, इन ऋतुओं में आपको वस्ती का प्रयोग, अनुवासन वस्ती का प्रयोग रात में करना चाहिए। इन केस ऑफ द समर सीजन्स यू कैन से द ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, इन केसेस में आपको वस्ती का प्रयोग दिन में करना चाहिए। ठीक है। तो जो शीतकाल है उसमें अनुवासन वस्ती का प्रयोग दिन में नहीं, मैं गलत बोला, जो शीतकाल है उसमें अनुवासन वस्ती का प्रयोग दिन में करना चाहिए। और जो ग्रीष्म काल है, मतलब ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इसमें अनुवासन वस्ती का प्रयोग रात्रि में या प्रत्युष काल में, प्रत्युष मतलब जब दिन या रात, संध्या के समय जब दिन और रात आपस में मिल रहे हो। तो जाड़ों के केस में हमें दिन में देनी है और गर्मियों के केस में हमें रात को या शाम को देनी है। ठीक है। तो जाड़ों के केस में, जाड़े मतलब शिशिर, हेमंत और वसंत, इसके केस में आपको कब देनी है? दिन में। और आपको ग्रीष्म के केस में, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, इसके केस में कब देनी है? रात में, या जब दिन और रात आपस में मिलते हैं, संध्या का जो समय होता है, तब आपको अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है। तो अभी हमने पहले श्लोक में क्या पढ़ा था कि दोनों वस्ती की टाइमिंग्स क्या है, कब हमें अनुवासन वस्ती देना है और कब हमें आस्थापन वस्ती देना है। सेकंड श्लोक में हमने पढ़ा अनुवासन वस्ती का सीजन्स के हिसाब से टाइमिंग्स में क्या वेरिएशंस है, शीतकाल में दिन में और ग्रीष्मकाल में रात में या शाम में। उसके बाद जनरली क्या होता है, जब हम अनुवासन बस्ती या आस्थापन बस्ती का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अनुवासन बस्ती का प्रयोग किया जाता है या सिर्फ आस्थापन बस्ती का प्रयोग किया जाता है, ऐसा प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता है। तो अनुवासन बस्ती के केस में, आस्थापन बस्ती के केस में क्या है कि जनरली हम क्या करते हैं, पहले अनुवासन बस्ती देते हैं, फिर आस्थापन देते हैं, फिर अनुवासन देते हैं, फिर आस्थापन, एक सीक्वेंस है अल्टरनेट डेज के ऑर्डर पे। तो अगर किसी को, पेशेंट को की बॉडी में बहुत ज़्यादा बात बढ़ा हुआ है, इट मीन्स वो व्यक्ति क्रूर कोष्ठ का है, बहुत ज़्यादा बात बढ़ा हुआ है, तो आप लगातार 2 दिन अनुवासन वस्ती दे सकते हैं, फर्स्ट डे भी एंड सेकंड डे भी। जनरली क्या होता है, अनुवासन एंड आस्थापन ऑर्डर में अल्टरनेट डेज में फॉलो की जाती हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ा हुआ तो आप फर्स्ट 2 डेज अनुवासन वस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा बात नहीं बढ़ा हुआ है तो फर्स्ट डे एंड थर्ड डे, फर्स्ट डे एंड थर्ड डे, फर्स्ट डे एंड थर्ड डे आपको सेकेंड डे आस्थापन देनी है। ठीक है। इन केस ऑफ पित्त और कफ भी बढ़े हुए हैं, तो अगर सिर्फ वात बढ़ा हुआ था तो आपने क्या करना था, अनुवासन बस्ती लगातार 2 दिन दे सकते थे। अगर वात बढ़ा हुआ नहीं था, नॉर्मल अवस्था में था, तो आपको फर्स्ट डे और थर्ड डे अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है। इन केस ऑफ पित्त और कफ बढ़े हुए हैं तब आपको 3 या 5, थर्ड डे के बाद 5वें दिन भी आपको अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है। ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस था कि अगर बात ना बढ़ा हुआ हो तब हमें क्या करना है, बात बढ़ा हुआ है तब हमें क्या करना है, कफ और पित्त बढ़े हुए हैं तब हमें क्या करना है। तो जब बात बढ़ा हुआ है तो आप फर्स्ट 2 डेज अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। जब बात नहीं बढ़ा हुआ है तब आप क्या करेंगे, जब बात नहीं बढ़ा हुआ है तब आप अनुवासन बस्ती का प्रयोग, जब बात नहीं बढ़ा हुआ है तब आप अनुवासन बस्ती का प्रयोग फर्स्ट डे एंड थर्ड डे कर सकते हैं। जब पित्त और कफ भी बढ़े हुए हैं तो आप फिफ्थ डे भी अनुवासन बस्ती का प्रयोग करेंगे। तो ये तो होगा कि जनरली अल्टरनेट डेज पे प्रयोग की जाती थी, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द प्रीडोमिनेंस ऑफ दोषास आप अनुवासन बस्ती का प्रयोग कैसे करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो टिप्स पे होना चाहिए कि इन केस ऑफ वातज विकार में वस्ती कितने दिन दी जाती है अनुवासन बस्ती, पित्तज विकार में कितने दिन दी जाती है, कफज विकार में कितने दिन दी जाती है। तो हमें पता ही है कि अनुवासन बस्ती में क्या होता है, स्नेह का प्रयोग होता है। तो स्नेह और कफ के गुण एक दूसरे के ठीक अपोजिट होते हैं। तो अनुवासन बस्ती कफज विकारों में सबसे कम दिन में यूज़ करना चाहिए। तो सबसे कम दिन मतलब 1 से लेके 3 दिन, 1 से लेके 3 दिन। पित्तज विकारों में 5 से 7 दिन, कफज विकारों में 9 से 11, वातज विकारों में 9 से 11। तो अगर किसी को कफज रोग है तो 1 से लेके 3 दिन तक आप अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी में पित्तज विकार है तो 5 से लेके 7 दिन तक अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी में वातज विकार है तो 9 से लेके 11 दिन आप अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। और इन बस्तियों की जो नंबर है वो विषम मात्रा में दी गई है। ठीक है। अब आया, जैसे मैंने पहले ही बोला था, ना अति बुभुक्षिताय, कि जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तब आपको अनुवासन बस्ती का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि ना अति बुभुक्षिताय, और मतलब
तब अब क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी हो तो हो सकता है कि ऐसा जो क्लासिक्स में एग्जांपल मिलता है कि जो आप अनुवासन बस्ती दे रहे हैं, कसाय दे रहे हैं, वो कसाय अधो मार्ग से जाके ऊर्ध्व मार्ग से निकल सकता है या अपने अतियोग प्रोड्यूस कर सकता है। और जैसे मैं इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ कि विरेचन देने के बाद 7 दिन संचरण क्रम का फॉलो करना चाहिए, 8 दिन नॉर्मल डाइट का प्रयोग करना चाहिए और नाइन्थ डे आपको 8 दिन नॉर्मल डाइट का प्रयोग करना चाहिए और 9th डे आपको वस्ती देनी है। ठीक है, तो अगर हम 9th डे से पहले अगर आस्थापन बस्ती देंगे तो क्या होगा, तो विरेचन का काम क्या है, विरेचन भी मल निकाल रहा है आपकी बॉडी से, आस्थापन वस्ती भी आपकी बॉडी से मल निकाल रही है। तो जब दो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं तो अतियोग होने के चांसेस बढ़ेंगे ना। आई विल गिव द वन एग्जांपल। आपकी बॉडी में एक वुंड है, आप रोज उसकी स्क्रैपिंग कर रहे हैं, डेली 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 स्क्रैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डू, बट आप डेली डेली उसकी स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो हीलिंग होगी, होगी कि नहीं, नहीं होगी ना, क्योंकि आप डेली डेली उसकी स्क्रैपिंग कर रहे हैं, आप हीलिंग को उसकी ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। तो इन द सेम वे मल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब जो आपकी बॉडी में बने ही नहीं, मल उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने दोष और धातु, मल का बनना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दोष और धातु का, लेकिन वो बनने के बाद अपने एक प्रोलॉन्ग टाइम से ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं, एक निश्चित समय से ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं, तब वो चीज़ों को गंदा करना शुरू कर देते हैं और वो गंदगी हमें अपनी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस करनी है। दैट इज़ वो गंदगी हमें अपनी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करनी है। ठीक है, तो ये है क्या, ये किसका एग्जाम्पल था, दैट वाज द एग्जाम्पल कि मल को अगर आप बने नहीं उससे पहले ही निकाल दें, पैसेज इतना क्लीन कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, तब भी जो हम डिज़ायर इफेक्ट थे, हम वमन विरेचन दे ही क्यों रहे थे, उसके एक अपने प्रिंसिपल थे ना, एक पर्टिकुलर काम के लिए दे रहे थे ना। तो अगर हम रोज़ ज़्यादा स्क्रैपिंग करेंगे तो वुंड की हीलिंग नहीं होगी। तो अगर हम 7-9 दिन से पहले ही आस्थापन वस्ती का प्रयोग करते हैं, 9th डे से पहले ही, विरेचन के बाद 9 डे से पहले ही आस्थापन वस्ती का करते हैं, तो हो सकता है कि आपको अतियोग देखने को मिल जाए। अतियोग देखने को क्या मिलेंगे, क्योंकि विरेचन ने भी मल निकाला था, आस्थापन वस्ती भी बॉडी से मल निकाल रही है, तो आपकी बॉडी में मल क्षय हो सकता है, एंड मल क्षय इज आल्सो विकृति। ठीक है, तो आपको जो आस्थापन वस्ती का प्रयोग करना है वो 9th डे से पहले किसी भी हाल में विरेचन के बाद पहले नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, वस्ती का एक्चुअल मतलब क्या है, टू होल्ड इन पोजीशन और टू होल्ड इन सिटू। वस्ती 2 प्रकार की होती है, अनुवासन एंड आस्थापन। इनकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवासन वस्ती जैसे ब्रेकफास्ट के बाद दी जाती है प्रैक्टिकली। आस्थापन वस्ती जब पिछला खाना पच चुका हो, भूख लगी हो लेकिन बहुत ज़्यादा भूख ना लगी हो। सीजन के हिसाब से जाड़ों में दिन में दी जाती है और गर्मियों में रात में या सायंकाल में दी जाती है। दोषों के हिसाब से देखेंगे तो अनुवासन वस्ती कफ के केस में 1 से 3 दिन, पित्त के केस में 5 से 7 दिन और वात के केस में 9 से 11 दिन, इनकी संख्या विषम है। और अगर हम देखेंगे कि अगर किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा वात बढ़ा हुआ है तो आप फर्स्ट कंटिन्यूस 2 डेज अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। वात नहीं बढ़ा हुआ है तो फर्स्ट एंड थर्ड डे दे सकते हैं। पित्त और कफ भी बढ़ा हुआ है तो 5th और 7th डे भी आप अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आया कि इनका जो विराम काल है वो क्या है, तो आपको फर्स्ट विरेचन के 7 दिन तक गैप रखना है, उसके बाद 8वें दिन नॉर्मल डाइट देनी है, 9th डे आपको अनुवासन बस्ती देनी थी। 7 दिन से पहले किसी भी हाल में आप आस्थापन वस्ती नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उसके केस में आपकी बॉडी से मल अति निकल जाएगा और उसकी वजह से मल क्षय की अवस्था भी हो सकती है। एंड हमारा वस्ती का डिज़ायर, जो हमारा उद्देश्य था, वो मल क्षय कराना नहीं था, हमें जो बीमारी है उसको ठीक करना है। तो दैट में लीड टू अनदर कॉम्प्लिकेशंस। इसलिए जो आस्थापन वस्ती है वो 7 दिन से पहले विरेचन के केस में नहीं देनी चाहिए। हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे कि निरूबस्ती और आस्थापन वस्ती के क्या गुण होते हैं। ठीक है, थैंक यू।